स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जगह 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। बात होगी आज की सुबह की तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले दिल्ली के सियासी दंगल की कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बीती देर रात तक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सीईसी की बैठक चली। बीजेपी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और आज संभवतः सबकी निगाहें दोपहर तक बीजेपी की दूसरी सूची में 41 उम्मीदवारों के संभावित नामों की बात सामने आई है। पहले सूची में 29 नामों का ऐलान हो चुका है और अब शेष बचे 41 चेहरे कौन कौन से होंगे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सब पर सबकी निगाहें होंगी। अगर पहली सूची की बात की जाए तो उसमें प्रवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, दुष्यंत गौतम, अरविंदर सिंह लवली जैसे नाम शामिल रहे, लेकिन अब दूसरी सूची में कौन कौन होगा, किस विधानसभा से किसको मौका दिया जाता है, वो देखना बेहद खास। बहरहाल इसी बीच खबर निकलकर यह भी आई है कि आज दोपहर ठीक 12 बजे दिल्ली में बीजेपी अपना चुनावी सॉन्ग भी लॉन्च करने जा रही है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपने बचे हुए 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। इसको लेकर शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर कमेटी और बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी। इसमें दिल्ली चुनाव को लेकर कैंडिडेट्स पर मंथन किया गया। बड़ी खबर जहां पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये बीजेपी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक की तस्वीरें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन सभी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई और दूसरी सूची में कौन कहां से उतरेगा उसको लेकर चर्चा की गई। अब देखना बेहद खास है, क्योंकि लगभग 29 सालों से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है। इस बार क्या कुछ मौका रहेगा, किस तरह से आगे बढ़ना है, वो देखना बेहद खास होगा। जबकि बीती देर रात पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सीईसी की बैठक हुई बीजेपी मुख्यालय में, पीएम मोदी ने साफ कहा कि स्पष्ट क्लियर विजन के साथ आम जनता के बीच जाएं, बताएं कि क्या कुछ विजन बीजेपी ने दिल्ली के विकास को लेकर सोचा है, रखा है और भविष्य की योजनाएं क्या है। साथ ही साथ बीजेपी की हाईकमान की तरफ से यह भी निर्देश दिया गया तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि डबल इंजन की सरकार का फायदा किस तरह से समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस पर भी जनता को गौर करना चाहिए। बहरहाल पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार और उससे पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार, कुल 29 सालों से बीजेपी सत्ता से दूर है। लेकिन 29 सालों का वनवास कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का चिंतन मंथन जारी है। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताबिश, 41 बचे हुए शेष नाम सबकी निगाहें हैं। पहली सूची जारी हुई, 29 नाम थे, उसमें रमेश बिदूड़ी थे, उसमें प्रवेश वर्मा थे, उसमें सतीश उपाध्याय थे, उसमें अरविंदर सिंह लवली थे। अब बचे 41 सीटें। कितना प्रेशर है बीजेपी पर, क्योंकि सामने है 10 साल से सत्ता में मौजूद आम आदमी पार्टी पूर्ण ही नहीं प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सरकार को चला रही है। देखिए, कल पहले तो जेपी नड्डा के आवास पर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके आवास पर कोर ग्रुप की बैठक होती है और उसके बाद देर रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सहित पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो पहुंचते हैं और तमाम जो कोर ग्रुप की बैठक में 41 नामों पर चर्चा की गई थी, सूचीबद्ध किया गया था, उनको प्रधानमंत्री के सामने रखा जाता है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर के लगातार पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी पेच फंसा हुआ है। उनको लेकर के आज एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। ये कोर ग्रुप की बैठक एक बार फिर आज की जाएगी। कल देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत
किया गया है कि एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक से बैठ करके बातचीत की जाए और जो प्रत्याशियों को सूचीबद्ध किया गया है उन पर एक बार फिर चर्चा की जाए। और उम्मीद यह जताई जा रही है कि आज एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक की जाएगी और कोर ग्रुप की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिससे देर शाम तक पार्टी की जो सूची है वो जारी की जा सकती है। लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति के बाद देखिए अक्सर ये देखा गया है बीजेपी के इतिहास में कि केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक हो जाती है तो उसके बाद जो सूची है वो जारी कर दी जाती है। लेकिन चूंकि लगातार कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है और ऐसे में रात काफी विचार मंथन हुआ और उसके बाद मंथन होने के बाद ये फैसला लिया गया कि एक बार फिर कोर ग्रुप की बैठक बुलाई जाए और उस कोर ग्रुप की बैठक में फिर आगे जो सूचीबद्ध किए गए प्रत्याशी हैं, पार्टी के नेता हैं, उन पर चर्चा की जाए। और इस बैठक में आज ये भी खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स को बुलाया गया है। आज एक बार फिर जब कोर ग्रुप की बैठक होगी तो उन 41 नामों पर फिर से चर्चा होगी। हालांकि लगभग 10 से 12 ही नाम ऐसे हैं जिन पर लगातार संशय बना हुआ है, उन सीटों पर संशय बना हुआ है। ऐसे में आज कोर ग्रुप की बैठक में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। अब देखना बहुत ये भी अहम रहेगा कि क्या जो सहयोगी दल है एनडीए की, क्योंकि पिछली बार बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर के दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ी थी, तो ऐसे में क्या जेडीयू या आरएलडी जयंत चौधरी की जो पार्टी है वो भी लगातार दिल्ली में ताल ठोक रही है, तो क्या उनको भी कुछ सीटों पर या एक दो सीटें उनको दी जाती है, नहीं दी जाती है? तो यही तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के आज कोर ग्रुप की एक बार फिर बैठक होनी है और ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कोर ग्रुप की बैठक के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि अंतिम निर्णय लेने के बाद अब देर शाम तक सूची आ सकती है। लेकिन देखिए आम आदमी पार्टी ने चूंकि अपनी 70 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तमाम 70 की 70 सीटों पर उन्होंने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अपने 48 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और बीजेपी 29 प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है। और ऐसे में 29 प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। अब देखना बहुत अहम रहेगा कि अगर आज बीजेपी की सूची आ जाती है तो किन किन नामों को रखा गया है और जो एनडीए के घटक दल जेडीयू या आरएलडी हैं क्या उनको स्थान दिया गया है, नहीं दिया गया है, क्योंकि कुछ सीटों पर पिछली बार जेडीयू को बड़ी लगाया बात गया है था। ताबिश, क्योंकि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में कई बड़े नेता थे जो दिल्ली बीजेपी से जुड़े थे, जिसमें विजय गोयल लगातार आप कई मर्तबा उनसे रूबरू होते हुए नजर आए। उसमें उस दौरान किरण बेदी थी, उस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन भी थे जिनसे आप लगातार समय समय पर रूबरू होते नजर आए। लेकिन इस बार की जो पॉलिटिकल पिक्चर है उस पिक्चर में ये लोग कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे सर। देखा जाए तो बीजेपी चुनाव दिल्ली में जीतने के लिए उतरी है। हालांकि पिछली बार भी यही कोशिश थी, लेकिन इस बार युवाओं को और ऐसे नेताओं को तरजीह दी गई है जो लगातार जमीनी स्तर पर अपनी अपनी विधानसभाओं में बने रहे हैं। और कई सर्वे के आधार पर कई पार्टी ने अपने सर्वे कराए हैं और कई पब्लिक के ओपिनियन के बाद में पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन किया है। पार्टी ने रायशुमारी भी रखी थी, जिसमें रायशुमारी के दौरान पार्टी ने अपने जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंडल बूथ स्तर तक लेकर के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे रायशुमारी की थी और उनसे ये पता किया था कि आपके विधानसभा में कौन बेहतर नेता है, आप उसके लिए वोट कीजिए। यानी एक तरह की वोटिंग की गई थी रायशुमारी के जरिए। तो तमाम जो चीजें निकलकर सामने आई थी उनके बाद जो प्रत्याशी सूचीबद्ध किए गए थे उन्हीं को यहाँ पर मौका दिया गया है। जहां तक पुराने नेताओं की बात है तो कई वरिष्ठ नेता ऐसे जरूर हैं जिनको पार्टी ने इस बार दरकिनार किया है। उन कई नेताओं का तो सेहत का हवाला दिया गया है, कई का उम्र का हवाला दिया गया है कि ये ठीक से पार्टी के लिए या वो खुद नेता पीछे हुए हैं। कई नेता ऐसे भी जो खुद पीछे हुए हैं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी देखिए ये मान करके चले कि 46 प्लस का मिशन वो लेकर के चल रहा है और बड़ी आसानी से इसको वो क्रॉस कर जाएंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार प्रहार कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इस बार देखिए बहुत मजबूती के साथ दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए पिछली बार हमने देखा था कांग्रेस पार्टी इतनी जो तादाद में इतने बेहतर प्रत्याशी नहीं उतार पाई थी जितने इस बार कांग्रेस पार्टी ने बेहतर प्रत्याशी उतारे हैं। तो कांग्रेस को भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताए हुए है। अगर ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होता है कि कांग्रेस 2015 और 20 में शून्य पे थी, इस बार क्या खाता खुलेगा तो कितना दूर तक जाएगा। शुक्रिया आपका ताबिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अब से कुछ ही देर में, दोपहर ठीक 12 बजे। अरविंद केजरीवाल महज 2 घंटे के अंतराल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एक और बड़ी घोषणा अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। पुजारी ग्रंथि योजना हो, संजीवनी योजना हो, या फिर जो पानी का बिल है उसको माफ करने का ऐलान हो, ये तमाम चीजें अब तक अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से की गई हैं। लेकिन अब देखना बेहद खास है कि दोपहर 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अरविंद केजरीवाल की, उसमें क्या कुछ वो बड़ा ऐलान दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कर सकते हैं। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि पूर्वांचल का जो फैक्टर है दिल्ली चुनाव में जमकर कल चला है।
तो क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्वांचल फैक्टर को लेकर ही होगी? बीजेपी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब तबकों को लेकर भी बड़ा कार्यक्रम कर रही है, तो क्या आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब असहाय परिवार के तबके के विकास के लोगों के लिए होगी, या अन्य कोई बड़ी ऐलान जो फ्री की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई हो, चाहे वो फ्री शिक्षा हो, फ्री इलाज हो, फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो? तो आज ठीक सबकी निगाहें दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आने वाले वक्त में दिल्ली विधानसभा चुनाव का सियासी गणित और उलझा सकती है। आगे बढ़ रहे बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। आज से 13 जनवरी तक कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुबह 11 बजे सीएम योगी रामलला का अभिषेक करेंगे। सीएम योगी गर्भगृह में श्री रामलला का अभिषेक करेंगे। साथ ही साथ पहली बार वो अंगद टीला पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और वहां पहुंचे श्रद्धालुओं को संबोधित भी। अब प्रतिष्ठा द्वादशी के पहले दिन रामलला को समर्पित भजन भी लॉन्च किया जाएगा। नगर में सभी महत्वपूर्ण जगहों पर वाद यंत्रों के साथ कीर्तन होंगे। युवा गायक सोनू निगम, शंकर महादेवन समेत कई कलाकारों के भजनों को आज रिलीज किया जा रहा है। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज द्वादशी है और आज पिछले साल आज ही के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसी के तहत यह भव्य कार्यक्रम 13 जनवरी तक तमाम वीवीआईपी के दर्शन बंद कर दिए गए हैं। एक के बाद एक लगातार कई कार्यक्रम होंगे। आज खुद सीएम योगी 5 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। ठीक 11 बजे वो रामलला के दर्शन करेंगे। उसके साथ ही अंगद टीला पर वो श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो लगातार बड़ी खबर, जहां पर आज का दिन धर्म के लिहाज से बेहद खास है। चलिए अयोध्या के बाद सीधे रुक कर रहे हैं प्रयागराज की तरफ, जहां पर महाकुंभ 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2 दिन का इंतजार और उसके बाद महाकुंभ का महाआयोजन हम सबके सामने होगा। मेहमानों के स्वागत के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अभी से जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे प्रयागराज से, जहां पर 13 जनवरी से महाकुंभ 2025 का दिव्य भव्य अलौकिक आयोजन हो रहा है और इसी आयोजन के बीच काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज 11 तारीख है। ठीक आज और कल का इंतजार और परसों से महाकुंभ का भव्य आयोजन जो चलेगा काफी दिनों तक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम लगातार इस महाकुंभ को भव्य अलौकिक दिव्य और उत्कृष्ट आयोजन बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। लगातार एक के बाद एक मैराथन बैठकें हो रही हैं और लगातार दौरों का सिलसिला भी चल रहा है, क्योंकि ये डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है। ये कुंभ ना सिर्फ दिव्य है, भव्य है, बल्कि डिजिटल महाकुंभ है। लिहाजा हर एक तरह की व्यवस्था को डिजिटलाइज किया गया है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, आवागमन हो, स्वास्थ्य सेवा हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, या रहने की या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, या फिर खुद भव सागर में डुबकी लगाने का महापुण्य प्राप्त करना हो। हर एक व्यवस्था किस तरह से A1 कैटेगरी की हो, लिहाजा इसको लेकर लगातार सीएम योगी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीधे प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। अनुज हनुमंता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, आप कह रहे थे कि इस बार का महाकुंभ अपने आप में खास है। ना सिर्फ ये दिव्य है, भव्य है, ये डिजिटल महाकुंभ है और इस महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए, अलौकिक बनाने के लिए, अविस्मरणीय बनाने के लिए सीएम योगी और उनकी पूरी टीम लगातार एड़ी चोटी का जोर बनाई हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो महाकुंभ है ये इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इस बार 144 वर्ष बाद एक अद्भुत कह सकते हैं कि एक ऐसा संयोग बन रहा है जिस कारण ये जी तो लगातार तकनीक की दिक्कत की वजह से अनुज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इस बार के इस महाकुंभ को बेहद शानदार बनाने के लिए लगातार तमाम तरह की तैयारियों को, व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है। सीएम योगी बीते दिन शामिल हुए कार्यक्रम में ये संदेश देते हुए नजर आए कि 2019 का जो कुंभ था
वो स्वच्छता के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो सुव्यवस्था और अन्य चीजों के लिए भी जाना जाएगा। तो तमाम तरह की जिम्मेदारियों के बीच एक के बाद एक ताबड़तोड़ मैराथन। अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, आप इस वक्त खुद प्रयागराज में मौजूद हैं। आपके पीछे खुद संगम का अद्भुत नजारा भी तमाम दर्शकों को दिखाएं और बताएं व्यवस्थाएं कैसी हैं। व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो गई है और सबसे अहम बात यह है कि इस प्रयागराज महाकुंभ की जो शुरुआत है वो 13 तारीख से होनी है। जो कल्पवासी है वो पहुंच चुके हैं, जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं और लगभग 24 घंटे बाद जो वाहनों को रोक दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ा स्नान, बड़ी शुरुआत होने जा रही है। और इस महाकुंभ की शुरुआत में बता रहे हैं कि करोड़ों लोगों के आने की संभावना है। अगर मैं बात व्यवस्थाओं की करूं तो व्यवस्थाओं में सबसे जो बढ़िया व्यवस्था लोगों को नजर आ रही है वो स्वच्छता की आ रही है। स्वच्छता के साथ साथ जो घाट बनाए गए हैं सैकड़ों की संख्या में, उसे लेकर के श्रद्धालु बेहद खुश हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इसके बाद जो अहम एक सबसे बड़ी जो यहाँ पे तैयारी देखी जा रही है वो देखी जा रही है शाही स्नान को लेकर के। जो यहाँ पे तैयारियां की गई हैं वो उच्चतम स्तर की गई हैं। सुरक्षा की अगर बात करूं तो पुलिस चप्पे चप्पे पे है। इसके साथ ही लोग भी जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से इस पूरे कुंभ को निभाना चाहते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं। अगर बात और व्यवस्थाओं की करें तो जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं वो ये महसूस करना चाहते हैं कि जो ये महाकुंभ हो रहा है ये किस तरीके से उनके जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है और कैसे वो यहाँ पर आकर के अपनी जो विकृतियां हैं उनको त्याग सकते हैं, कैसे अपने जो पाप है उनको धुल सकते हैं। एक जो सबसे बड़ा बिंदु है वो इस महाकुंभ में ये भी है कि विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में देखे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। बिल्कुल अनुज, क्योंकि बीते दिन सीएम योगी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, 2 दिन का उनका प्रयागराज का दौरा था, तो उन्होंने कहा था कि जब हम लोगों के जमावड़े की बात करते हैं तो महाकुंभ जब शुरू हो रहा है 13 तारीख से, तो दुनिया का तीसरा बड़ा सबसे ज्यादा लोगों का समूह कहलाएगा जो गवाह बनेगा। तो लिहाजा सुरक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके शयन की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके स्नान की व्यवस्था, लगातार एक के बाद एक जो तमाम बड़ी चीजें हैं, अपने आप में काफी चुनौती होगी पूरी कैबिनेट के सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कैबिनेट के सामने चुनौती है। इसी का एक मैं आपको उदाहरण बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 48 घंटे से वो यहीं पे थे। उन्होंने जो यहाँ के कह सकते हैं कि जो संत हैं, यहाँ के जो भी यहाँ पे संत हैं जो अपने अपने आश्रमों में है, अपना यहाँ पे कुटी उन्होंने बना रखी है, तंबू यहाँ पे है, तो एक जो पंडाल दिख रहे हैं वो उनकी भव्यता देखते बनती है। और अखाड़ों की अगर मैं बात करूं, उनकी रौनक इस बार और ज्यादा देखी जा रही है। तो इस लिहाज से प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सवाल भी खड़े होते हैं जब आप ये कहते हैं कि आप विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, आप दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ आयोजित कर रहे हैं, तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतना बड़ा आयोजन जो 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की तस्दीक कर रहा है वो अच्छे से हो। तो फिलहाल ये बताता है कि जो सीएम के रूप में जो एक चेहरा होता है कि सूबे का मुख्यमंत्री माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सीएम फिलहाल खड़े उतरे हैं, क्योंकि वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, खुद हर व्यवस्था का ग्राउंड जीरो पर आकर आकलन कर रहे हैं। और दोनों डिप्टी सीएम कल तक थे यहाँ पे, जो आरती हो रही है, जो यहाँ पे तरह तरह के जो नागा साधु हैं वो किस तरीके की यहाँ पर तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सभी को जाकर के देख रहे हैं। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद गए थे कई ऐसी जगहों पर, एक हाथ उठाकर एक जो साधु थे वो 14 सालों से तपस्या कर रहे थे। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हुई तो सीएम खुद गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक चीज और देख सकते हैं, मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं, ये लाइव तस्वीरें हैं घाट की, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो घाट यहाँ पे है वो जो कटान है घाटों का वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसे लेकर के भी प्रशासन काफी कह सकते हैं अलर्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो कल्पवासी हैं वो रहते हैं। तो ये कोशिश की जा रही है कि इन कटान को रोका जाए। ये सेक्टर 17 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 100 फीट से भी कम यहाँ पे कटान जो है बचा हुआ है, क्योंकि जो बहाव है बहुत तेजी से हो रहा है। तो जो वर्कर हैं वो लगे हुए हैं, ये कोशिश की जा रही है कि ये जो इलाका है उसे बचाया जाए। आप देखेंगे कि जो मजदूर हैं
वो यहाँ पे लगे हुए हैं। जो कोशिश की जा रही है कटान को रोकने की कोशिश की जा रही है। जेके न्यूज पर ये ग्राउंड की तस्वीरें हैं और ये सेक्टर 17 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है जब आप घाट के किनारे कल्पवास कर रहे होते हैं, और प्रशासन के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग है। तो हर कोशिश की जा रही, मुमकिन कोशिश की किसी भी श्रद्धालु को किस तरह की समस्या ना हो, और यही कारण है कि रात दिन काम चलता है और ये देखा जाता है कि पानी का बहाव कितनी तेजी से है। तो चैलेंज बहुत है यहाँ पे। मैं बिल्कुल आपको बता दूं, चैलेंज ये तो बहुत सिर्फ एक है। सीएम आयोजन योगी ने नहीं भी है, कहा था ये हनुमान आस्था का वो महासंगम है। जी 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 अनुज, सीएम योगी ने भी कहा था कि 2019 का जो कुंभ था वो स्वच्छता के लिए जाना गया, लेकिन 2025 का ये जो महाकुंभ है ये स्वच्छता और सुव्यवस्था का समागम के तौर पर जाना जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये स्वच्छता ग्राही पिछले अर्धकुंभ में जब हम यहाँ पे थे तो स्वच्छता ग्राही नाम दिया गया था। इस बार जो स्वच्छता कर्मी हैं वो पूरे अलर्ट मोड पर हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय भी यहाँ पे खोले गए हैं जो डिजिटली काफी समृद्ध हैं। तो ये कोशिश की गई है आला प्रशासन द्वारा कि जो बच्चे हैं वो 1-1.5 महीने उनका जीवन खराब ना हो, अपने परिवार के साथ रह सके। जो व्यवस्थाएं स्वच्छता कर्मियों की है वो बेहद अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और शायद यही कारण बिल्कुल, तो है कि लगातार जो उन्हीं तमाम श्रद्धालु आ व्यवस्थाओं रहे के हैं बीच वो पूरी प्रयाग स्वच्छता को नगरी एक जो है तैयार है पूरा इस एक कह महाकुंभ सकते हैं कि के अच्छी व्यवस्थाएं आयोजन कर को रहे हैं। लेकर जो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे बात अगली बड़ी खबर की, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का फरवरी में फ्रांस दौरा प्रस्तावित होना सामने आया है। 2 दिवसीय फ्रांस दौरे पर जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे। तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के दौरे की पुष्टि कर दी है। पीएम मोदी 10 और 11 फरवरी को फ्रांस में एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस बात की पुष्टि कर दी। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय फ्रांस दौरे से जुड़ी हुई, जहां पर अगले महीने फ्रांस जा रहे हैं पीएम मोदी। एआई एक्शन समिट में भाग लेंगे 10 और 11, ये 2 तारीख है। 10 फरवरी और 11 फरवरी 2 दिन का आयोजन है, जिसमें एआई एक्शन समिट आयोजित हो रही है फ्रांस की राजधानी में। और पीएम नरेंद्र मोदी के इस विदेशी दौरे को लेकर खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर, जहां पर अब अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई एक्शन समिट में शिरकत करने के लिए फ्रांस जा रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अब कीमती समय देने के लिए। कितना महत्वपूर्ण है और भविष्य में किस तरह से इस एक्शन समिट को देखें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी है, फ्रांस में आयोजित हो रही है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के विकास के लिए अवसर ही नहीं और चुनौती ही नहीं, सबसे बड़ा खतरा भी है। ओपनहाइमर फिल्म बनाने वाले जो एटम बम पे फिल्म बनाई है, क्रिस्टोफर नोलान ने कहा कि ये एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है मानवता के लिए। तो ऐसे समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किस तरह से हैंडल करें, मानवता के विकास में दिशा दें, इस दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के लिए विशेष महत्व इसलिए रखता है कि भारत विश्व में अपना डिजिटल वर्ल्ड में और सर्विसेज सेक्टर में नेतृत्व के लिए एस्पायर कर रहा है, ऐसी आकांक्षा है भारत की। तो भारत के प्रधानमंत्री का फरवरी में फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में जाना उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है यूनेस्को, वो लंबे समय से डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट, साइबर स्पेस, इन पे गाइडलाइंस तैयार कर चुका है। रेगुलरली यूनेस्को स्टेक होल्डर से डिस्कशन कर रहा है और अभी 24 जनवरी को भी इंटरनेशनल शिक्षा दिवस पर यूनेस्को ये डिस्कस कर रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सकारात्मक रूप से कैसे यूज किया जाए। तो उस संदर्भ में फ्रांस जब फरवरी में 11-12 फरवरी को ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें केवल हेड ऑफ द स्टेट ही नहीं आएंगे, अलग अलग कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव, बौद्धिक वर्ग वाले
और जो स्टेक होल्डर्स है, कॉमन मैन का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो उस व्यापक संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सकारात्मक रूप से कैसे यूज किया जाए, इसके लिए की जा रही है। और इसमें विशेष रूप से 5 मुद्दे होंगे। एक तो यह कि पब्लिक इंटरेस्ट में किस तरह से यूज हो, दूसरा जो काम करने का तरीका है उसका भविष्य क्या हो, संस्कृति के मामले में एआई किस तरह से सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, एआई में विश्वास कैसे तैयार किया जाए, और सबसे बड़ा मुद्दा है वह एआई को ग्लोबल लेवल पे कैसे गवर्नेंस किया जाए कि कॉमन गुड है, सबकी मानवता की देखना बेहद खास होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्शन समिट में क्या कुछ आउटकम निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।